सिंह और बड़ी खबर बंगाल समेत 5 राज्यों में कल होगी काउंटिंग। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कल मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों का रिजल्ट कल आएगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था। काउंटिंग सेंटर्स पर 700 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी टीएमसी के वर्कर्स डटे हुए हैं। फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा। असम की 126, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों का रिजल्ट कल आएगा। पश्चिम बंगाल 293 सीटों के लिए 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। अब काउंटिंग और रिजल्ट का इंतजार कल पूरे देश को रहेगा और इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है और सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान हुआ और उसके बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है और उसको लेकर अभी एक सीट पर पुनर्मतदान की बात सामने आई है। फाल्टा में पुनर्मतदान होगा और उसके पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब वहां पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहां पर सीएपीएफ की तमाम जो कंपनियां हैं तैनात कर दी गई हैं और जबरदस्त तरीके से आप सोचिए, सुरक्षा व्यवस्था 700 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। हालांकि इन सब के बीच जो बीते 3 से 4 दिन था, जबरदस्त तरीके से सियासत पश्चिम बंगाल में हुई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से खबरें आई। कई स्ट्रांग रूम के अंदर छेड़खानी की बात सामने आई। टीएमसी ने आरोप लगाया था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। इसके बाद कुछ जगहों पर दोबारा मतदान करवाया गया। फाल्टा सीट पर जो मतदान वो दोबारा होना है। इसके अलावा असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में भी मतगणना कल होनी है, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हर पार्टी हालांकि जीत के अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। कल ये पिटारा खुलेगा और उसमें देखना ये होगा कि जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है और इसको लेकर हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी ने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद भी वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं असम में भी बीजेपी और कांग्रेस दावे कर रहे हैं कि दोनों की सरकार बनने वाली है, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हमारे सरकार के कामकाज को लेकर जनता ने भरोसा किया है और दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन की बात कही जा रही है। केरल में बहुत टफ लड़ाई है और यहां पे जबरदस्त तरीके से यूडीएफ एलडीएफ के बीच में लड़ाई और बीजेपी अपनी जगह बनाने की पूरी कवायद कर रही है। तमिलनाडु में भी कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की लड़ाई है और पुडुचेरी में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखना ये होगा कि इन 5 राज्यों में नतीजे किसके फेवर में आते हैं। लेकिन जो मतदान से पहले और अब काउंटिंग के बीच में जो बीच का समय था, उसको लेकर तमाम सियासतें हुई हैं। अब दावे सबके हैं, लेकिन अब जनता जनार्दन ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके नतीजों का इंतजार है। अब कल से काउंटिंग सुबह से शुरू हो जाएगी और फिर स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में हुए विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं कल यानी 4 मई को सामने आ जाएंगे और पूरा देश ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इन राज्यों में किसकी सरकार बनती है। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए 2 चरणों में मतदान हुआ था, 23 और 29 अप्रैल 2 चरणों में मतदान हुआ और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंच चुके हैं और वहां से आपको एक एक तस्वीर बताएंगे और सबसे पहले आपको अपडेट दिखाएंगे धनंजय मंडल, हमारे सहयोगी। धनंजय, जिस तरीके से चुनाव हुआ और खासकर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पे चुनाव आक्रामक तरीके से लड़ा गया। उसके बाद अभी कल मतदान होना है, लेकिन उन सब के बीच जो 3-4 दिन का समय था उसमें भी जबरदस्त तरीके से सियासत हुई। फिलहाल अभी आप कहां हैं और क्या तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर? देखिए, कोलकाता के भवानीपुर में मैं मौजूद हूँ। भवानीपुर पे सबकी नजरें हैं, पूरे देश दुनिया की नजरें भवानीपुर पे ही है, क्योंकि भवानीपुर वो सीट है जिसकी साख चाहे टीएमसी की साख हो या बीजेपी की साख हो, दोनों नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो भी जीतेंगे वो एक तरह से सीएम का कैंडिडेट के तौर पे ही देखा जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कल जब ईवीएम खुलेंगे तो किसके किस्मत में राज योग लिखा हुआ, किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ, देखने वाली बात हुई। लेकिन तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए,
चाक चौबंद कर दी गई। चाहे अब नेताजी इंडोर स्टेडियम की बात करें, जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया, दूसरी भवानीपुर में शेखावत गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पे जहाँ पे बनाया गया, उन जगहों पे भी पूरे सीआरपीएफ के जवान तमाम तैनात किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। बिना 3 लेयर 100 मीटर तक किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिनके पास वैलिड आई कार्ड है वही सिर्फ स्ट्रांग रूम के आसपास जा सकते हैं। मीडिया को भी अंदर अलाउड नहीं है। यानी अब समझ सकते हैं कि जो ममता बनर्जी जब पहुंची थी लास्ट एक दिन पहले, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच के वो हंगामा कर दिया था। उसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद स्ट्रांग रूम के बाहर कर दी गई है ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। और दूसरी तरफ की बात की जाए तो हर तरीके से कार्यकर्ता निगरानी भी कर रहे हैं कि ताकि कहीं से भी पोलिंग बूथ की छेड़खानी ना हो या फिर कोई वहाँ पे जो लोग पहुंच सके ताकि वहाँ कुछ घटना घटे। सुरक्षा व्यवस्था पे हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, हर लोगों का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। तमाम चीजों को चेक करने के बाद ही पोलिंग जो स्ट्रांग रूम है उसके आसपास जाने दिया जा रहा है। देखिए कल 293 सीटों पे मतदान जो हुए हैं उनपे मतगणना होना है। उसपे लोगों के ईवीएम खुलेंगे। शुभेंदु अधिकारी की बात करें, ममता बनर्जी हो या तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वहां पे जो खड़े हैं उनकी किस्मत के ताले कल खुलने हैं। बहरहाल सभी की नजरें, पूरे देश दुनिया की नजरें बंगाल पे ही लगी हुई है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी चाहती है कि वहाँ पे हम अपना सरकार बनाए। सोनार जो बंगाल की जो मैनिफेस्टो ने दिए उनको लेके, और 93% और 92% जो मतदान हुए फर्स्ट और सेकंड फेज में, इससे यही दिखता है कि लोगों में एक जागरूकता बढ़ चढ़कर नई सरकार बनाने को धनंजय, लेके। देखिए मतदान के दौरान आप दोनों चरणों में आप पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। आपने अलग अलग विधानसभा में जाके चीजों को देखा, अपनी आंखों से देखा, लेकिन पिछले जो 3-4 दिनों में वहां पे सियासत हुई, खासकर स्ट्रांग रूम को लेकर और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, बैलेट बॉक्स की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर जबरदस्त सियासत हुई है। अब फिर अभी शुभेंदु अधिकारी ने भी ताजा एक आरोप लगा दिया कि जो वहां पे अधिकारी तैनात हैं वो अपनी गोपनीय जानकारियां अपने अपने संगठनों को दे रहे हैं। ये जो है ये नियमों का उल्लंघन है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी साझा किया कि उनसे एक फॉर्म भराया जा रहा है जिसपे उसके गोपनीय जानकारी ली जा रही है। और गोपनीय जानकारी इस कदर है कि उसमें सारा डिटेल मांगा जा रहा है, कहाँ पे कौन है, किन किन जगहों पे है, आईडी मांगा जा रहा है। इससे ये साफ झलकता है कि उनके गोपनीयता पे सवाल उठता है। तो यही तमाम चीज शुभेंदु से हमेशा आरोप लगाते आ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि जो स्टेट के ऑब्जर्वर है उन लोगों के एक टीएमसी के बचाव के लिए काम करते हैं और उसी तमाम चीजों के लेके तमाम चीजों को लेके ये शुभेंदु अधिकारी ने सवाल खड़ा किया। और बहरहाल चुनाव आयोग ने उसी चीज को देखते हुए ही सभी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और एक एक चीजों को बारीकी से जांच कर रहे हैं। और यही जो जानकारी निकल के आ रहे, देखिए कल भी सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा आपको भवानीपुर पे ही देखने को मिलेंगे। यहीं पे वो दांव है, वो लोगों की प्रतिष्ठा है, वो बंगाल की जो अस्मिता की लड़ाई एक तरह से देखा जाए तो भवानीपुर सीट ही है पूरे बंगाल में। और धनंजय, चूंकि आप तो भवानीपुर में रहे भी हैं, वहां पे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से दीदी को घेरने की रणनीति बनाई थी। जिस तरीके से पिछली बार नंदीग्राम में हराया गया था उसी तरीके से रणनीति यहां बनाई गई है। और अमित शाह ने साफ साफ मैसेज दिया था कि दीदी को हराओ, अगर दीदी यहां से हार गई इसके बाद बाकी सीटें तो हम ऐसे ही जीत लेंगे। देखिए भवानीपुर की अगर बात की जाए, भवानीपुर मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं। एक जगह पे हिंदू बहुल क्षेत्र भी भवानीपुर में है, वहाँ पे बंगाली बहुल भी है, हिंदू बहुल भी है, सिख भी लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। और इसीलिए भवानीपुर को बीजेपी ने टारगेट किया है, शुभेंदु अधिकारी को उतारा है कि वहाँ से ममता बनर्जी को अगर हरा देती है तो बंगाल जीतना बहुत ही आसान है। नंदीग्राम में जिस तरह से हराया था ममता बनर्जी को, उसी को टारगेट करते भवानीपुर में रणनीति बनाई है और भवानीपुर में भी खड़ा हुआ है। देखिए जब मैं कवरेज कर रहा था ममता बनर्जी के चेहरे पे वो सिकंज दिख रही थी, वो डर की एक माहौल भी देख रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए मतदान के दिन कभी भी बूथ बाय बूथ नहीं भ्रमण करती थी। वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, किया करती थी 15 साल पहले। लेकिन ये चीजें जो है टीएमसी के कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी के शिकंजे में डर का भाव देख भी जा रहा है। देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर में आपको शशि पंजा की बात करें, कुणाल घोष नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम जो स्ट्रांग रूम बनाया वहां पे प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक भवानीपुर जो शेखावत स्कूल मेमोरियल हाई स्कूल में बनाया गया वहां पे पहुंच जाते हैं। तमाम चीजों को लेके एक तरह से टीएमसी को डर है। देखिए दूसरी भी बात करें तो तैयारी भी शुरू हो गई है।
जश्न की तैयारी मिठाई दुकानों में संदेश, जो बंगाल का मिठाई कहते हैं, संदेश भी लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं, गुलाल भी खरीदना शुरू कर दिए। एक तरह से कल पूरे ही माहौल बंगाल में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। सुरक्षा दृष्टिकोण से 700 कंपनियां हर जगह पे तैनात है, सीआरपीएफ, सीएपीएफ के जवान हो, सेंट्रल फोर्स के जवान हो, ताकि कोई भी उपद्रवी कोई भी घटना ना कर सके। देखिए अंदेशा है, इनपुट भी है कि अगर कुछ इधर से उधर नतीजे होते हैं तो बंगाल को आग लगाने की कोशिश करेंगे उपद्रवी लोग, क्योंकि उसी को मद्देनजर सुरक्षा। देखिए अगर बात की जाए तो जहांगीर जो खान है वो भी भागे फिर रहा फाल्टा में, पूरे तरीके से हिंदुओं को मारने की कोशिश की, तो वहां पे सीआरपीएफ जवान को तैनात कर दिया है ताकि वहां पे रीपोलिंग भी होगी वहां पे। तो तमाम जगह पे जहां जहां लगता है सेंसिटिव इलाके वहां पे अच्छे से सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है। सेंट्रल पुलिस है, उसके साथ साथ बंगाल पुलिस को भी तैनात किया गया ताकि उनको इनपुट मिले और उस तरह से वहां पे कुछ भी अनहोनी ना हो बंगाल में। बंगाल को पूरी तरीके से कल एक तरह से और देखा जाए धनंजय, तो हर चूंकि तरीके से आप लंबे समय से चुनाव को कवरेज करते आए हैं, सीआरपीएफ 90s का वो दौर देखिए, जब 90s का वो दौर था जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है टीएन शेषन और तमाम ऐसे चुनाव अधिकारी आए थे जिन्होंने बहुत कड़ाई से, सख्ती से चुनाव करवाया था। और इस बार कुछ वैसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा पहली बार देखा गया कि इतनी बड़ी संख्या में जो सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे तैनात किया गया था। अब इसके मायने दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं। टीएमसी कह रही दबाव की रणनीति है और बीजेपी कह रही कि भाई ये सुरक्षा के मद्देनजर ये सब किया गया है। देखिए अपने अपने तरीके से लोग राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी तो करेंगे। टीएमसी कहेगी कि इलेक्शन कमीशन के पूरे अधिकारी को आपने चेंज कर दिया, सेंट्रल के अधिकारी को रिपोर्ट किया गया है, चाहे चुनाव मतदान कराने की बात करें या ईवीएम काउंटर की बात करें, या सेंट्रल फोर्स हर जगह पे तैनात कर दिए गए हैं, इतने फोर्स तैनात कर दिए ताकि लोग डर गए। लेकिन जिस तरह से कंडक्ट चुनाव आयोग ने कराए हैं, इतने परसेंटेज, एक इतिहास तरीके से 93% हो, 92% सेकंड पर ये दर्ज किया गया। पहली बार बंगाल के इतिहास में इतने तादाद में मतदान हुए हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है। देखिए पार्टियां जब हारती, विपक्ष हमेशा ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देते हैं, ईवीएम में हेरफेर, वो कल भी कहीं ना आरोप न लग जाए ईवीएम पे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने जो फाल्टा पे द्वारा चुनाव होगा उसके लिए भी चुनाव आयोग को पहले कंप्लेंट किया था। चुनाव आयोग ने पूरे इन्वेस्टिगेट किया था, एक ऑब्जर्वर की टीम भेजा था, पूरे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही वो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। उसके बावजूद उसके ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पे आप डायमंड हार्बर को बदल नहीं सकते, वहाँ आप जीत नहीं सकते हैं, पूरी पुश्ती लग जाएगी फिर भी जीत नहीं सकते हैं, 7 जन्म आ जाएंगे जीत नहीं सकते। तमाम बयानबाजी अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, टीएमसी के बड़े नेता हो, तमाम लोगों के इस तरह से बयानबाजी आ ही रहे हैं और ये बयानबाजी चलते रहेंगे जब तक रिजल्ट आउट ना हो जाए। सुरक्षा देखिए दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, अगर सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि बंगाल मैंने भी कवर किया है, 3 चुनाव कवर किए, हमेशा यहाँ पे हत्याएं हुई है। 2021 की बात कर ले, 17 से 18 हत्याएं हुई है, पंचायत चुनाव में 57 हत्याएं हुई, आग जलने की घटनाएं घटी है। तो ये हमेशा रक्त रंजित बंगाल रहा है, हर चुनाव में इसी तरह घटनाएं घटी है। लेकिन आपको चुनाव आयोग को इस बार आपको सराहना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी घटनाएं घटी नहीं है उस तरह से, ना आग जलने की घटना घटी, ना किसी की हत्याएं घटी। पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव को कंडक्ट कराया, जिसके 2700 कंपनियां, लगभग 2500 से ऊपर कंपनियां तैनात, यानी 25 लाख से ज्यादा। थोड़ा सा दर्शकों को बताया, क्योंकि अब तो मतदान हो चुका है, नतीजे का इंतजार है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि एसआईआर के तहत लगभग 10 से 12% वोट कट गए थे और पिछले बार के मुकाबले इस बार लगभग 10% एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है। तो ये जो एसआईआर के बाद कटे हुए वोट और दूसरा बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, ये क्या इशारा कर रहे थे? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं और आपने देखा चीजों को करीब से, हालांकि वहां के लोग खुल के कुछ बोल नहीं रहे थे। देखिए जो युवा वोटर है खुल के बोल रहे थे, ग्रामीण महिलाएं जो है अब रूरल एरिया में अगर जाते हैं वहाँ पे महिलाएं नहीं बोलना चाहती, इसलिए शहरी क्षेत्र में भी लोग नहीं बोलना चाहते। अगर मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं खड़ा हूँ मतदान करने के लिए, मेरे पीछे कोई और मतदाता खड़े हैं, वो हो सकता दूसरे पार्टी से हो सकता मैं बीजेपी हूँ, वो अगर बोल दे कि मैं बीजेपी को मतदान किया और पार्टी वहाँ हार जाती है तो उनके घर पे जाके आगजनी तोड़फोड़ कर दिया जाता। यही डर रहता बंगाल में, इसीलिए लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं कि बंगाल में किसको मतदान किया है, किन मुद्दों को लेके मतदान किया। एक ही सवाल करते थे, हम परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सोनार बांग्ला चाहते हैं, युवा को रोजगार चाहते हैं, जो उन्नयन, बंगाल को उन्नयन में बंगाल की उन्नति चाहते हैं, भ्रष्टाचार जो करप्शन किया गया था, चाहे गाय घोटाला हो, उसके अलावा बात करें तो बालू घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, तमाम घोटाले, सरदा घोटाला इसके मामला हो, तमाम घोटाले,
यहाँ बंगाल में हुए थे, उन घोटालों को निजात पाने के लिए सरकार नया बनाना चाहती है। युवा, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था जिस तरह से चरमरासी गई, वो व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। सरकारी नौकरियां यहाँ पे नहीं हो पाई, उनको व्यवस्था करने के लिए। तीसरी बात करें तो यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ पे नहीं लगा पाई। वो चाहते हैं कि बंगाल की जनता दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाए। कभी एक जमाने बंगाल सोनार बंगला हुआ करता था, दूसरे प्रदेशों से लोग बंगाल काम करने के लिए आते थे और यहीं पे रह के बस गए थे, लेकिन अब इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे टीएमसी के जो गुंडागर्दी होती थी उसके कारण धनंजय लगभग 824 जो उम्मीदवार हैं, अगर हम पांचों राज्यों की बात करें तो लगभग 824 उम्मीदवार हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी उनके लिए है, क्योंकि आप पड़ोसी राज्य असम में भी गए थे चुनाव कवरेज करने के लिए और वहां पर भी हमने देखा घुसपैठिया और असमिया का मुद्दा बहुत तेजी से था। कांग्रेस कह रही भाई जनता इस बार बदलाव चाहती है, जबकि हेमंता कह रहे हैं कि भाई जनता ने हमारी नीतियों को सराहा है, हम आ रहे हैं वापस। तो असम में भी आप गए थे, वहां पे क्या माहौल देखा था आपने, क्योंकि वहां का रिजल्ट भी सबकी निगाहों में है कि क्या होता है वहां पे? देखिए, असम का रिजल्ट आपको एग्जिट पोल में सब दिख लिया था और वहाँ के जो पूरे लोगों में भी था कि बीजेपी की सरकार आ रही है और वो बीजेपी के हम ये नहीं कहते किसी भी सरकार का जब तक रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमने जो देखा ग्राउंड पे, वहाँ पे लोगों पे एक ही जवान पे था बीजेपी की सरकार। हेमंत सरकार ने जिस तरह से काम किया, उनके मिलने का जो लोगों को कहीं पे जाके मिल लेते थे, किसी का बर्थडे जाते जाते बर्थडे मना देते थे, किसी से जाते जाते बात कर लेते थे। तो ये तमाम जो हेमंता बिस्वा शर्मा को कनेक्टिंग करने का जो पावर है लोगों में, और जिस तरह से सरकार वहाँ चलाई है हेमंता बिस्वा शर्मा को, और चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, हेल्थ की बात करें, हर सेक्टर में उन्होंने काम किया। उसी को देखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को रिपीट करना चाहते थे और चाहते थे उनकी सरकार हो। देखिए, हो सकता है कांग्रेस को थोड़ी पिछले बार की इससे बेटर कुछ सीटें आ जाएं, लेकिन मुझे जो लगता है वहाँ पे लड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है असम में जितने बंगाल की बात लड़ाई है। असम में एक ही मुद्दा था कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी का मुद्दा जो था, एक तरह से हेमंता बिस्वा ने साफ साफ कहा था कि जो बांग्लादेशी है उनको यहाँ से भेजा ही जाएगा, ताकि और जो यहाँ जेन्युइन लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, जो आसमीज लोग हैं, असम में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका को असम का केंद्र कहा जाता है। वहाँ पे एक तरह से सारे जो 7 सिस्टर है वहीं पे जुड़ते हैं, एक तरह असम का मुख्य केंद्र बोला जाता है। तो असम जिस तरह से डेवलप्ड हुए हैं, जिस तरह से विकास किया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, चाहे चाय बागान की सबकी बातें होती थी, चाय बागान की हो, या फिर आसाम के जो बात करते हैं युवा को रोजगार हो, हेल्थ का बात हो, या टूरिस्ट के सेक्टर की बात हो, लंबे लंबे ब्रिज आपको देखे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पे काम किया है, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर असम की जनता ने मतदान किया है और कल जब नतीजे खुलेंगे तो देश दुनिया की सबसे बड़ी नजरें तो बंगाल पे रहेगी, लेकिन असम में एक तरह से जो और देखिए आप धनंजय, हमने चूंकि आप इन दोनों राज्यों में खुद गए थे, आपने वहां की चीजों को देखा था, लेकिन अगर हम साउथ के दुर्ग की बात करें तो साउथ का एक ऐसा अभेद दुर्ग है जिसको बीजेपी अभी तक भेद नहीं पाई है। हालांकि निकाय चुनाव में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी केरल में, तो अब केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में तो एनडीए की पिछली बार सरकार आ गई थी, इस बार भी माना जा रहा है कि हो सकता है वो लोग वापसी कर जाएं, लेकिन जो सबसे टफ लड़ाई है केरल और तमिलनाडु के लिए, और वहाँ पे सुपरस्टार विजय की पार्टी को बड़ा अप्रत्याशित तौर पर यहाँ पे दिखाया गया एग्जिट पोल में कि बहुत बड़ी बढ़त, एक अलग ही मामला नजर आ रहा है तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु में बात की जाए तो एडीएमके और बीजेपी की गठबंधन की बात करें, वहाँ पे चुनाव लड़ी थी जो एक नई पार्टी थी, वो विजय की वो पार्टी चुनाव मैदान में थी, और एग्जिट पोल में जो दिखाया है एक तरफा साउथ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी के साथ अलायंस कर ले। अगर उस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं, हाँ, जो लोग बता रहे हैं बातचीत करने में, तो हो सकता है बीजेपी वहाँ पे किसी तरह से भी सरकार, बीजेपी इन तमाम चीज़ों को एक भी सीट लाती तो सरकार बना लेती, आपको भी पता है। हाँ, तो चाहेगी कि वहाँ सरकार साउथ में एंट्री करे। केरला देखिए बीजेपी के लिए हमेशा टफ रहा है केरला, और केरला में जिस तरह से चुनाव कांग्रेस ने किए हैं वहाँ पे प्रचार और एग्जिट पोल में भी वो साफ दिख रहा है कि केरला में
कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही। बीजेपी चाहेगी कि वहां पे कुछ मजबूत सीटें लाएं और वहां पे एंट्री मारे केरला में, लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे हो सकता है सरकार बना ले। पुडुचेरी की बात करें तो वहां पे देखिए उनकी सरकार थी भी, वहां पे रिपीट करते हुए दिख भी रही है। एग्जिट पोल की अगर बात करें, बहरहाल जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तो हम एग्जिट पोल की बात करते हैं, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी है। आज ही रात भारी है, कल तो सब चीज खुला खुला हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन चाहेगी बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें केरला में जीते, तमिलनाडु में जीते और कोशिश करेगी कि वहां पे सरकार बनाने की। लेकिन केरला में एक ही उनके पास ऑप्शन था कि हम वहां पे अपनी एंट्री मारे, अपने वक्त दिखाए। और इस चीज को लेकर धनंजय अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी, वो चाहते वो उनकी यही रणनीति थी कि भाई साउथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। वो मतलब अभी भविष्य की प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आगे फिर हम धीरे धीरे अपनी स्थितियां को, अपनी जमीन तैयार करेंगे। अब थोड़ा आते हैं चुनाव की जो काउंटिंग उस पर आते हैं। तो पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में सबसे पहले कहा जाता है कि बैलेट बॉक्स वो खुलता है और उससे काउंटिंग शुरू होती है। इसको लेकर जहां आप हैं वहां पे काफी बवाल हुआ 2-3 दिन पहले, कई आरोप प्रत्यारोप हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। देखिए भवानीपुर की मैं जी हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया भवानीपुर की पूरे देश दुनिया की नजरें हैं। क्यों है नजरें? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, जिस तरह से रणनीति बीजेपी ने भवानीपुर के लिए बनाया, रोड शो, प्रचार प्रसार, तमाम चीजें किए और जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंचने ममता बनर्जी टीएमसी के द्वारा हर बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते, हाई कोर्ट में उनको नहीं मिलता परमिशन तो चल जाते सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कुछ परमिशन ऐसा कुछ मिला नहीं खास। तो ममता बनर्जी 4 घंटा भवानीपुर में बैठी हुई थी, लगभग 12-1 बजे तक रात में वहीं बैठी हुई थी और स्ट्रांग रूम तक किसी को भी इजाजत, जब सील हो जाता है तो किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। ममता बनर्जी पहुंचते हैं, हो कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, हो हंगामा होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो टीएमसी वहाँ बनाया गया इंडोर स्टेडियम में, जो स्ट्रांग रूम, वहाँ पे टीएमसी के 2 मंत्री, चाहे बात करें शशि पजा हो या फिर कुणाल घोष टीएमसी के नेता, वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे, हंगामा करने लगते हैं। और इन मामले को लेके कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पहुँच जाती कि स्टेट ऑब्जर्वर को भी चुनाव में मतदान में केंद्रों में परमिशन दिया जाए। इन मुद्दों को लेके उनको डर इस बात का है, जिस तरह से कंडक्ट चुनाव आयोग ने कराया इतने अच्छे तरीके से, उसको खलल नहीं कर पा रहे हैं टीएमसी। क्यों? टीएमसी का हमेशा यह रवैया रहा है किसी तरह से खलल पहुंचाए, मतदाता मतदान तक नहीं पहुंच पाए और कम वोटिंग हो। उसी तरह से वहां चाहती है, जैसे छप्पा वोट होता था बंगाल में, छप्पा वोट नहीं हो पाया। ये तमाम चीजों पे जब चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया तो एक तरह से घबराहट है ममता बनर्जी और उनकी पूरे पार्टी टीएमसी को कि कहीं उसके खिलाफ नतीजे ना आ जाए। जो 10% मतदान बढ़े हैं पिछले चुनाव से, वो उनके अगेंस्ट में ना चला जाए। अगर वहां पे कुछ घपला कर ले, बूथ कैप्चर कर से घटना बंगाल में होती रही, वो नहीं कर पा रही, तो इसीलिए वो चाहती है किसी तरह से इंटरवेंस करें और चुनाव आयोग को मुक्की खानी पड़ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन देखिए चुनाव आयोग जिससे चुनाव कंडक्ट कराया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, हर तरीके से माना, सब चीज कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी माना। और स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है सीआरपीएफ के जवान लेयर में है। बिल्कुल। और देखिए धनंजय, आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है वो 3 चरणों में की जाती है। कहा तो ये जाता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिसके पास होगा वही जा पाएगा। और ईवीएम स्ट्रांग रूम तभी खुलता है जब ऑब्जर्वर जो उनके हर पार्टी के साइन करते हैं, वो हस्ताक्षर मिलाया जाएगा, तभी वो खुलता है।